अब तक एली कोहेन की बैक स्टोरी भी मजबूत हो चुकी थी और उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण संपर्क भी बन चुके थे। इसलिए मोसाद ने 1962 में असली मिशन के लिए उन्हें सीरिया भेज दिया। उन्होंने वहां दमिश्क के अबू रुमाने इलाके में एक शानदार घर लिया, जहां आसपास कई राजदूत, राजनयिक और कुलीन राजनेताओं के घर थे। साथ ही यहाँ पास में सैन्य मुख्यालय भी था। यह जगह एली कोहेन के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई। दमिश्क में अच्छे से सेटल होने के बाद एली कोहेन ने यहाँ भी अपना टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने पैसे को पानी की तरह बहाया, जिससे जल्दी ही उनका बिजनेस यहाँ भी चल पड़ा और उनकी गिनती सीरिया के बड़े बिजनेसमैन में होने लगी। जब रुतबा बढ़ा तो पहुँच भी बढ़ी। वो यहाँ के रसूखदार लोगों के बीच कैफे में घंटों बिताने लगे। वो इस दौरान उनकी राजनीतिक गपशप को बड़े ध्यान से सुनते थे। एली कोहेन को जो भी जानकारी ज़रूरी लगती वो उसे बड़ी चालाकी से मोसाद को पास कर देते थे। इसके लिए वो कभी रेडियो ट्रांसमिशन का सहारा लेते तो कभी अदृश्य स्याही से लिखे गुप्त पत्रों को जरिया बनाते। अब तक सीरिया के बड़े बड़े लोग एली कोहेन को गर्व से अपना दोस्त कहने लगे थे। उनका एली कोहेन पर भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि कैफे में होने वाली पार्टियां अब एली कोहेन के फ्लैट तक आ पहुंची थीं। उनकी पार्टियों में शामिल मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन को दुनिया की सबसे बेहतरीन किस्म की शराब परोसी जाती। जैसे ही शराब अंदर जाती, राज बाहर आने लगते। जो लोग शराब से खुद को दूर रखते, एली कोहेन उनके लिए शबाब का जुगाड़ करवाते। वो सरकार और सेना के अधिकारियों के पास लड़कियां भिजवाते जो मोसाद की एजेंट्स होती थी। लड़कियां पहले अपने जलवों से उन्हें अपने जाल में फंसाते और फिर उनसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उगलवाती थी। इससे इजराइल सीरिया की हर खबर से अप टू डेट रहता था। एली कोहेन ने और भी महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाने के लिए अब सीरिया की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य लोकेशंस का दौरा करने का फैसला लिया। ऐसे में उनके लिए अब्दुल लतीफ़ अल हेशन द्वारा दिया गया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने इसी के सहारे सीरियन आर्मी के कमांडर इन चीफ अब्दुल करीम ज़हर-ए-दीन के भतीजे लुटे ने माज़ ज़हर-ए-दीन से दोस्ती की। माज़ ज़हर-ए-दीन को एली कोहेन का जज्बा काफ़ी पसंद आया था, इसलिए वो उन्हें कई बार सीरिया के सदर्न फ्रंटियर जोन के विजिट पर भी लेकर गया। उन्होंने इन लोकेशंस के चुपके से फोटोग्राफ्स लिए, सीरिया मिलिट्री पोजीशंस के स्केच बनाए और यहाँ मौजूद सीरियन बंकर्स और आर्टिलरी का एग्जैक्ट डेटा इजरायली मिलिट्री तक पहुँचाया। इसके बाद एली कोहेन ने अपना ध्यान गोलान हाइट्स पर केंद्रित किया, जो इजराइल के लिए सीरिया की सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन थी। एली कोहेन माज़ ज़हर-ए-दीन का इस्तेमाल करके गोलान हाइट्स गए। गोलान हाइट्स पहुंचकर उन्होंने यहाँ के छिपे हुए सीरियन फोर्टिफिकेशंस और वेपन डिप्लॉयमेंट को अच्छे से समझा। एली कोहेन ने देखा कि गोलान हाइट्स में ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सीरियंस को एक रणनीतिक बढ़त हासिल थी, जिससे उन्हें नीचे इजरायली क्षेत्र का साफ क्लियर व्यू मिलता था। लुटे ने माज़ ज़हर-ए-दीन ने एली कोहेन को एक मैप भी दिखाया, जिसमें बनाए जाने वाले फोर्टिफिकेशंस की डिटेल्स थी। इस दौरान एली कोहेन ने यहाँ तैनात सैनिकों के प्रति खूब हमदर्दी दिखाई और बातों ही बातों में सीरियन मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने सैनिकों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ छायादार पेड़ लगाने का प्रस्ताव रखा। सीरियन मिलिट्री ऑफिसर्स को भी एली कोहेन का प्रपोजल काफ़ी पसंद आया और उन्होंने जल्द ही गोलान हाइट्स की चौकियों पर पेड़ लगवा लिए। सीरियन आर्मी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो अपना हितैषी समझकर ये पेड़ लगवा रहे हैं, वही पेड़ आगे चलकर उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये पेड़ गोलान हाइट्स की चौकियों की निशानदेही बन चुके थे। आगे चलकर 6 डे वॉर में इजराइल को इसका खूब फायदा भी हुआ और इजरायली आर्मी ने इन पेड़ों की वजह से मात्र 2 दिनों में ही गोलान हाइट्स को सीरिया से छीन लिया था। एली कोहेन के काम से मोसाद काफ़ी खुश था। वो उनकी उम्मीद से भी बेहतर काम कर रहे थे। उनके लिए सोने पे सुहागा तब हुआ जब अमीन अल हाफिज़ 1963 में मिलिट्री कू के जरिए सीरिया के प्रेसिडेंट बन बैठे। अमीन अल हाफिज़ का प्रेसिडेंट बनना एली कोहेन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया। अमीन अल हाफिज़ से उनकी दोस्ती अर्जेंटीना के दिनों से ही थी, इसलिए उनकी पहुंच अब सीधे सीरियन गवर्नमेंट तक हो गई। जल्द ही सरकार में शामिल बड़े बड़े मिनिस्टर्स उनके दोस्त बन गए। एली कोहेन सीरियन गवर्नमेंट की बैठकों तक में शामिल होने लगे थे। उन्हें इससे ये फ़ायदा हो रहा था कि अंदर की हर एक बात उन्हें बड़ी आसानी से पता लग जाती, जिससे वो चुपके से इजराइल तक पहुँचा देते। एली कोहेन के जरिए सीरिया का इराक के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन, सोवियत से होने वाले आर्म सप्लाईज, सीरियन आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट और डिसलोकेशन की इन्फॉर्मेशन भी इजराइल तक पहुंच चुकी थी। अब तक एली कोहेन को अपने दुश्मनों के बीच रहते हुए 2 साल बीत चुके थे। सीधे सीरियन प्रेसिडेंट तक पहुंच होने की वजह से उनका पॉलिटिकल कद भी काफ़ी बढ़ चुका था। वो कभी लीडर्स को पॉलिटिकल एडवाइस देते तो कभी मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने उनकी स्ट्रेटेजी को क्रिटिसाइज़ करते। वो आर्मी के लोगों से पहले इजराइल की खूब बुराई करते और फिर कहते कि हमारी सीरिया की सेना इजराइल के खिलाफ सफिशिएंट अग्रेसिव नहीं है। सबके सामने अपनी बुराई सुनकर सीरियन जनरल्स का गुस्से से खून खौलने लगता और वो अपनी ताकत को साबित करने के लिए खुद एली कोहेन को सीरियन बॉर्डर तक लेकर जाते और वहाँ मौजूद हथियारों, तोपों और टैंकों को दिखाते। इस तरह भी एली कोहेन को सीरियन मिलिट्री की बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आसानी से हाथ लग जाया करती थी। ऐसे में एली कोहेन को सीरियन कैबिनेट से जोड़ने की बातें भी उठने लगी थी। प्रेसिडेंट अमीन अल हाफिज़ उनकी अप्रोच से इतने इम्प्रेस थे कि वो उन्हें डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि कई लोग उन्हें प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बताने लगे थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हर कोई उन्हें पसंद ही करता था।
कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके हर बात में राय रखने से परेशान थे और उनसे दिल ही दिल में नफरत करते थे। इनमें से ही एक सीरियन इंटेलिजेंस के कमांडर कर्नल अहमद सोवेदानी थे, जिन्हें एली कोहेन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एली कोहेन भी ये बात अच्छे से जानते थे, इसलिए वो बड़ी सावधानी से अपने काम में लगे हुए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन से हुई, जो एक सऊदी इंजीनियर थे और जिन्हें सीरिया की जॉर्डन रिवर पर काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मोहम्मद बिन लादेन से कोहेन को पता चला कि सीरिया जॉर्डन रिवर के वाटर सोर्सेज को डाइवर्ट करके इजराइल की वाटर सप्लाईज रोकना चाहता है। जॉर्डन रिवर और उसकी 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज डैन, बनियास और हेज़बेनी से इजराइल में खपत होने वाली पानी का 30% हिस्सा प्राप्त होता था। सीरिया इन्हीं नहरों के पानी को इजराइल तक पहुंचने से रोकने के लिए डाइवोर्स इक्विपमेंट और हाइड्रोलिक इंजीनियर्स की मदद से रिवर पर कई कनाल्स और डैम्स बना रहा था। जब ये खबर इजरायली थिंक टैंक तक पहुंची तो उनके बीच हड़कंप मच गया। अब मोसाद चाहता था कि एली कोहेन इस वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरिंग प्लान्स, डायग्राम्स और मैप्स की पूरी इन्फॉर्मेशन उसे भेजे। इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी सीरियन आर्मी के 2 प्रमुख अधिकारी कर्नल हातम और कर्नल डाली के पास थी। इसलिए एली कोहेन ने दोनों से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उनकी नाक के नीचे से प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करके मोसाद तक पहुंचा दी। इसके कुछ दिन बाद 13 नवंबर 1964 को जब सीरियन फोर्सेज ने बॉर्डर के पास इजरायली ट्रैक्टर्स पर हमला किया तो जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने जॉर्डन रिवर पर बने डम्स और कैनाल पर धावा बोल दिया और इतने सटीक हमले किए कि सीरिया का ये वाटर डिवीजन प्रोजेक्ट कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गया। इजराइल के इतने सटीक हमले ने सीरियन गवर्नमेंट को हैरान कर दिया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जानकारी केवल बड़े सैन्य अधिकारी और चुनिंदा पॉलिटिशियन को ही थी। सीरियन गवर्नमेंट अब भाप चुकी थी कि बिना पहले से जानकारी के इजराइल द्वारा इतनी सही टाइमिंग से इतने एग्जैक्ट अटैक्स कर पाना इम्पॉसिबल था। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके बीच जरूर कोई मोसाद का एजेंट बैठा है। उनकी सब जानकारियां बहुत तेजी से इजराइल तक पहुंच जाती थी, इसलिए उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए रेडियो ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अपनी गुप्त जानकारी लीक होने से परेशान सीरियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द इजराइल के जासूसों को पकड़ना चाहती थी। इसके लिए सीरिया ने सोवियत की तरफ मदद के लिए हाथ फैलाया और सोवियत ने जनवरी 1965 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस कुछ सिक्योरिटी और ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट सीरिया भिजवाए। एली कोहेन न चाहते हुए भी फिर से सीरिया आ तो गए थे, लेकिन अब वो अनजाने में कई गलतियां करने लगे थे। मोसाद ने उन्हें कई बार कहा था कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो सिग्नल का दिन में एक ही बार इस्तेमाल करें, लेकिन अक्सर कोई बड़ी इंटेल हाथ लगने पर वो इस नियम को तोड़ देते थे और इन्फॉर्मेशन को किसी भी वक्त इजराइल तक ट्रांसमिट कर देते थे। उनकी यही लापरवाही उन्हें एक ऐसी मौत की ओर ले जा रही थी जिसकी कल्पना उन्होंने किसी बुरे सपने में भी नहीं की होगी। सीरियन इंटेलिजेंस ने जल्द ही सोवियत के इक्विपमेंट्स को काम में लेना शुरू कर दिया। उन इक्विपमेंट्स की जांच के लिए आर्मी के ट्रांसमिशन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। सारे ट्रांसमिशन बंद थे, लेकिन फिर भी एक जगह से रेडियो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा था। ऐसे में उन्होंने इस रेडियो सिग्नल को ट्रैक करना शुरू किया। ये सिग्नल उन्हें अंधेरे रास्ते में एक मकान की ओर ले जा रहा था, जो एली कोहेन उर्फ कामिल अमीन थाबे का ठिकाना था। इस घर में घुसने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए वो लौट आए। जब एक वरिष्ठ अधिकारी को ये बताया गया तो उसने उल्टा अपने ही कर्मचारियों पर उंगली उठाते हुए कहा कि जरूर चेक करने वालों से ही कोई भूल हुई होगी। उसी शाम को एक बार फिर से जासूसी ट्रांसमिशन शुरू हुआ। सीरियन ऑफिसर्स ने एक बार फिर से सिग्नल्स को फॉलो किया। ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट एक बार फिर कामिल अमीन थाबे के घर की ओर ले गया। धोखा एक बार हो सकता था, बार बार नहीं। कामिल अमीन थाबे का व्यक्तित्व और सीरियन लोगों के बीच उनकी अच्छी इमेज भी अब उन्हें शक के दायरे से दूर नहीं रख सकी। ऐसे में सीरियन आर्मी ने उन्हें उनके घर में ही पकड़ने का एक सीक्रेट प्लान बनाया। अगले दिन 24 जनवरी 1965 की सुबह 8 बजे सीरियन फोर्सेस अचानक से कामिल अमीन थाबे के घर में दाखिल हो गई। जिस वक्त फौज उनके घर के अंदर दाखिल हुए वो ट्रांसमिशन के बटन दबाने में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अचानक से अपने घर के अंदर फौज को देखकर कामिल अमीन थाबे चौंक गए, लेकिन अब उनका खेल खत्म हो चुका था। उन्हें जासूसी के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डालकर भयंकर टॉर्चर किया गया। ऐसे में एली कोहेन ने अपना सच तो कबूल कर लिया, लेकिन इजराइल की कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सीरिया के सामने रिवील नहीं की। इजराइल ने उन्हें छुड़ाने की खूब कोशिश की। इजराइल ने फॉरेन डिप्लोमेट से हस्तक्षेप करने की अपील की और सीरिया को एक बड़ी फिरौती की पेशकश भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट अमीन अल हाफिज, जो एली कोहेन को अपना क्लोज फ्रेंड मानते थे, उन्हें इस बिट्रेयल से गहरा धक्का लगा था। उन्होंने पर्सनली एली को इंटेरोगेट किया और ये जानकर वो शॉक्ड रह गए थे कि एली एक मुस्लिम नहीं बल्कि एक जुश स्पाई था। एली कोहेन से उनका और कई आला अफसरों और मंत्रियों का गहरा रिश्ता था, इसलिए जल्दबाजी में एक मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। एली कोहेन को फांसी देने से पहले उन्हें कहा गया कि वो अगर चाहे तो अपनी बीवी बच्चों को एक आखिरी ख़त लिख सकते हैं। इसके बाद एली कोहेन ने अपनी पत्नी के नाम एक बहुत ही इमोशनल लेटर लिखा। माय डियर नादिया, मैं मौत की दहलीज पर खड़े होकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी के ये आखिरी शब्द लिख रहा हूँ। मैं अपनी इस अंजाम के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें और हमारे बच्चों को ये दुख सहना पड़ेगा।
लेकिन नादिया, मेरे बाद हमारे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें अच्छी शिक्षा और परवरिश देना। मेरी तुमसे गुजारिश है कि मेरे शौक में डूबकर अपनी ज़िंदगी जाया मत करना। ज़िंदगी में आगे बढ़ना और हो सके तो दूसरी शादी कर लेना, ताकि हमारे बच्चों को पिता का साया मिल सके। इसके बाद सीरिया ने एली कोहेन को फांसी देने की सभी तैयारियां पूरी कर ली। 18 मई 1965 की आधी रात को उन्हें जगाया गया और उन्हें दमिश्क के एक चौक पर ले जाया गया। उनके सीने पर एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया गया, जिसमें अरबी में उनका गुनाह और सज़ा का विवरण लिखा था। इसके बाद सबके सामने उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उनकी फांसी को सीरियन टेलीविज़न पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। उनकी डेड बॉडी अगले 6 घंटे तक वहाँ लटकी रही और लोग उसे चौक से देखते हुए गुजरते रहे। सीरिया ने एली कोहेन की डेड बॉडी को भी इजराइल को लौटाने से मना कर दिया। जब उनकी मौत की खबर इजरायली मीडिया ने ब्रेक की तो पूरे इजराइल में शोक की लहर छा गई। हर किसी की आंखों में आंसू थे। इजराइल की आम जनता पहले जिस एली कोहेन का नाम तक नहीं जानती थी, वो रातों रात देश के हीरो बन गए थे। 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल की निर्णायक जीत और गोलान हाइट्स पर कब्जा एली कोहेन द्वारा भेजी गई जानकारियों का परिणाम था। इसलिए उनके ट्रिब्यूट के लिए इजराइल ने गोलान हाइट्स में एली आदमी की एक बस्ती बसाई, जो इजराइल लोगों को एली कोहेन के बलिदान की याद दिलाती है। एली कोहेन को जो सम्मान उनके काम की, न जाने दुनिया के कितने ऐसे स्पेशल एजेंट्स रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व तक न्यौछावर कर दिया, लेकिन उन्हें बदले में सम्मान तो क्या अपने देश की पहचान तक नसीब नहीं हो सकी।